हेलो क्लास 10th। आज हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले में देखिए, आप पहले इक्वेशन को देखिए, बाईं ओर देखिए, लेड के साथ पीबी के साथ ऑक्सीजन है और दाईं ओर पीबी के साथ ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पीबी के साथ ऑक्सीजन है, इधर पीबी के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो पीबीओ का क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अब देखिए, लेड ऑक्साइड का अपचयन कहाँ हो रहा है? पीबीओ है, इधर पीबी के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो पीबीओ में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, यानी हम कहेंगे लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब देखिए, कार्बन है, कार्बन के साथ बाईं ओर कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन दाईं ओर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हम कहेंगे कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक, यानी लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। लेकिन आपको असत्य कथन ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, गलत है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, गलत, क्योंकि उपचयित किसका हो रहा है? कार्बन का। तीसरा है आपका कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन आपको असत्य पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला और दूसरा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा आता है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी ये जो अभिक्रिया आपको दी गई है ये किस प्रकार की है? Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al गिव्स Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। आप देखेंगे ये हो क्या रहा है इसमें कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने किसको विस्थापित कर दिया? आपका आयरन को विस्थापित कर दिया। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। हालांकि यहाँ पर जो आपको दिया गया है वियोजन अभिक्रिया लिखा गया है, तो इस बुक में जो ये आंसर दिया है ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय है, लोहा कम सक्रिय है, तो एल्यूमिनियम ने किसको विस्थापित कर दिया? लोहे को विस्थापित कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब लौह चूर्ण क्या होता है? Fe। अब इसकी इक्वेशन जो आएगी, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास लौह चूर्ण है और उस लौह चूर्ण में आप क्या डाल रहे हैं? HCl गैस। तो लौह चूर्ण यानी Fe हो गया, इसमें आप क्या मिला रहे हैं? HCl। तो क्या होगा कि Fe द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, क्योंकि लोहे की सक्रियता ज़्यादा है, तो क्या बन जाएगा? FeCl2। आपका यौगिक क्या बना? FeCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। कौन सी गैस बाहर निकली? H2। तो क्या ये ऑप्शन है? देखते हैं, यानी Fe प्लस ट्वाइस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। अब ये ऑप्शन होगा, देखिए, एक तो पहला कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, फर्स्ट में दिया है, देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और FeCl2 अर्थात आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका सही है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? ये मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है हमने बात की है पहले ही, कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है? ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसका पूर्णतः पालन करने के लिए क्या किया जाता है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब देखो, इसका आंसर भी दिया हुआ है। पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? नीचे दिया गया है, देखो N2। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। N2 और H2 ने मिलकर क्या बनाया? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। बैलेंस आप खुद कर सकते हैं, तो इक्वेशन हो गई N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन से, ये सब कक्षा 9th में बता रखे हैं आपको कैसे सूत्र बनाने हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सूत्र होता है H2S। वायु में दहन होने पर, अब वायु यानी ऑक्सीजन,
तो H2S का दहन हो रहा है O2 के साथ, क्या बन रहा है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जल H2O होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। तो आप इन सारी समीकरणों को कर सकते हैं, जहाँ पर नहीं आएगा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इन्हें भी आप आसानी से कर सकते हैं, आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन अपने मन से कीजिएगा और अपने मन से जब आप इनको सॉल्व करेंगे उसके बाद अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक, हो सकता है कहीं पर आंसर में भी दिक्कत हो, अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है। देखो, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको देखो शब्द समीकरण दी गई है। अब आपने करना क्या है कि आपको शब्द समीकरण दी गई है, शब्द समीकरण से आपने क्या करना है, पहले सूत्रों के यानी उनके जो रासायनिक समीकरण बनानी है प्रतीकों के आधार पर, उनके सूत्रों के आधार पर जो यहाँ पर बनाई गई है, फिर उसको बैलेंस करना है। 8 क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक, 9वां क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या अर्थ है। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उनको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी शोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण, N2 प्लस O2, ये जो नंबर्स लिखे हैं 180.5, ये ऊष्मा निकल रही है। इसको आप एरो के बाद भी लिख सकते हैं। हम इक्वेशन लिखने की कोशिश, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। N2 प्लस O2, सीधे एरो लगा लेना, ट्वाइस एनो बनेगा। ट्वाइस एनो के बाद प्लस 180.5 किलो जूल को बाद में लिख सकते हो। यानी जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करती हैं और एनो बनाती हैं तो 180.5 किलो जूल ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। जैसे जब कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर CO2 बनाती हैं तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 395, ये सॉरी ऊपर नीचे हो गए। ये ऊष्माशोषी का उदाहरण है कि N2 और O2 ने मिलकर ट्वाइस NO बनाया और कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, 180.5। ये सही है, इसको इधर मत लिखना क्योंकि मैंने देखने में दिक्कत हो गई थी। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि जब N2 और O2 ने जुड़कर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण किया NO का, तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, 180.5 किलो जूल की। ऐसे ही सेम यहाँ भी है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े CO2 बना तो 395 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकल गई। ठीक, 10th क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। हमें पता है श्वसन में क्या होता है, भोजन का दहन होता है कि हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ हैं उनका दहन होता है और दहन के दौरान ऊर्जा मिलती है हमें। तो क्योंकि ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ये आप बता सकते हैं। वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, और संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये वीडियो में देखना, ये सारे उदाहरण आपको लिखाए गए बताए गए हैं। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर आप लिख सकते हैं, बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि कॉपर की सक्रियता कम होती है। तो जब सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, तो जब AgNO3 की क्रिया कॉपर से की जाती है तो कॉपर की सक्रियता ज़्यादा है, वो सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको रिएक्शन लिखनी है। अवक्षेपण अभिक्रिया बताई गई है कि कुछ ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक पदार्थ अविलेय अवस्था में रहता है और वो नीचे बैठ जाता है, उस पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है और इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास द्वारा निम्न पदों की व्याख्या आप कर सकते हैं, अपचयन और उपचयन की। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ये आपको याद होना चाहिए कि कॉपर को जब वायु में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है जो काले रंग का पदार्थ है।
तो कॉपर भूरे रंग का पदार्थ होता है कि जब भूरे रंग के कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो जो एक्स पदार्थ है वो कॉपर है और जो काले रंग का यौगिक बना वो है कॉपर ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए, ये आपको बताया गया है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? कल की वीडियो में बता रखा है, विकृत गंधिता से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में आपको लिखना है। ये आपको कल या परसों की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि संक्षारण क्या होता है कि वायुमंडल के अभिकारकों द्वारा यौगिकों में बदलकर धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, जैसे लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधिता भी आपको बताया है कि जब खाद्य सामग्री को, वसायुक्त खाद्य सामग्री को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो उससे अरुचिकर गंध आने लगती है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधिता। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। जहाँ पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।